जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2025। जी हां, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मॉक टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ छपेगा आपके एग्जाम में। चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको चाहिए हूबहू तो टेलीग्राम में मिलेगा। लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 टेलीग्राम में जाके और आज अटेंड कीजिए सीजीपीएससी द्वारा आयोजित प्री एग्जाम 2025 और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट हूबहू साथियों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मॉडल पेपर जैसा आपके लिए होने वाला है। एक भी क्वेश्चन स्किप किए मतलब एक क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं इस मॉक टेस्ट का, और थोड़ी सी भी गलती ये निकल के आपके सामने जो कूद रहा है साथियों सीधे स्क्रीन के बाहर होगा और आप मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज छोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ी सी कोशिश आपकी बिल्कुल आपको सफल करने वाली है। अब की बार कंफर्म योर मार्क फॉर प्री एग्जाम। जी हां, ये टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि साथियों लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2022 पीएससी अगर आपने दिलाया है तो बिल्कुल स्वागत है। मेरा नाम है दीपक तिवारी और स्मार्ट स्टडी क्लासेस सब इंस्पेक्टर और प्री एग्जाम सीजीपीएससी वाले सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। ये टेस्ट सीरीज हूबहू आपके मॉडल पेपर जैसा होगा। आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने इस सीरीज से सही किए। एक छोटी सी गलती आपके एग्जाम में 1 नंबर आपका कम कर सकती है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और पहला प्रश्न ही देखिए कितना महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? बताइए छपता है कि नहीं? जी हां, छपता है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में साथियों 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी। गृह सूचना मंत्री सरदार पटेल थे, राजगोपालाचारी साहब शिक्षा मंत्री थे और जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्री। पूरी स्लाइड को जो है स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न कंफर्म होने वाला है। एक क्वेश्चन पर ही आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया और पूरे सेशन को देखते हैं तो आपका जो है ये शून्य से शिखर तक की जो यात्रा है उस सीजीपीएससी के साथ संभव है। भारत की संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पारित किया गया? आपको याद होना चाहिए प्रस्तुत भी कब किया गया था। पहले हम बताते हैं कब पारित हुआ और उसके बाद आपको बताएंगे ये सैंक्शन साथियों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत हुआ और कब स्वीकृत हुआ। तो चलिए आंसर देख लीजिए। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 4 तारीख को। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था ये साथियों उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में साथियों जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लिखा गया था कि भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करना जिसमें संपूर्ण सत्ता जनता में निहित हो, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव और जिसको स्वीकृति मिली साथियों 22 जनवरी 1947। डेट स्क्रीनशॉट में रखिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। चलिए बताइएगा अगला प्रश्न। और आप नहीं वीडियो को लाइक किए हैं तो हम सीधे आपको कुदाते हैं। भाई साहब इसको बाहर एक बार कुदाइए और कुदा के बताइए कि भाई जल्दी से अलर्ट हो जा। अब आपके लिए अगला प्रश्न छपने वाला आ रहा है। याद है इस प्रश्न का उत्तर? प्रायः बच्चों को यह प्रश्न का उत्तर याद ही होता है कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है साथियों। और अगला प्रश्न देखते हैं ये भाई क्या लेकर आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा?
तो आप जानते हैं कोंचा पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था? मतलब भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक आखिर में किस मिशन को कहा था? क्या कैबिनेट मिशन को कहा था, क्या उन्होंने क्रिप्स मिशन को कहा था, या कि बेबेल प्लान को कहा था, या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था साथियों, पोस्ट डेटेड चेक। इन्होंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कभी एंड नहीं हुआ था, और उसी में कहते हैं कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो आपको आजाद कर देंगे, आपका संविधान बना देंगे। लेकिन इस मिशन के प्रस्ताव को सैंक्शन और स्वीकृति भारत में नहीं मिली, और इसलिए साथियों 22 मार्च 1942 को भारत आया था क्रिप्स मिशन। एक सदस्यीय आयोग था, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में छपने वाला, चलो भाई कूद के लिए आओ ये अगला वाला प्रश्न, और बताओ इनको कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। कैबिनेट मिशन 1946 में सम्मिलित सदस्य नहीं थे। कौन कौन था ये याद होगा तब तो नहीं वाला मिलेगा भाई साहब। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीन वो नाम है जिन्हें याद रखिएगा। ये एकदम ऑथेंटिक पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए, हमारे साथ आपके एग्जाम में छपने वाली चीजें हम लेकर आते हैं, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा शून्य से शिखर तक आपकी जो है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्मार्ट एसडी क्लासेस आपके बीच में लेकर आ रहा है। तो क्लीमेंट एटली उस समय साथियों प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के ब्रितानी प्रधानमंत्री थे, और ये उस समय साथियों सम्मिलित सदस्यों में नहीं थे जो हमारे भारत में पहुंचा था। तो कौन कौन थे, इन तीनों का नाम याद रखना, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे। जबकि क्लीमेंट एटली नहीं थे। तो क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई साहब लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये किस पार्टी के थे ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में चल रहे गतिरोधों को दूर करने के लिए साथियों इन्होंने नियमतः एक समिति का, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिन्हें हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो क्या उत्तर आपने सही क्लिक किया, वीडियो को लाइक किया? तो बिल्कुल आपने साथियों कमेंट नहीं किया है, कमेंट करके बताइए ये पूरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है आपको बताना है। देखिए बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा है। बूढ़ी पड़वा बुनालू और माथु नारंग साथियों ये राजस्थान से नहीं जुड़े हैं। बूंदी उत्सव के लिए याद रखिएगा राजस्थान, प्रायः एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर आप जानते हैं कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है साथियों। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला टेस्ट सीरीज का ये प्रश्न बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और बच्चा बच्चा को आता है कि उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये एग्जाम में छपता है साथियों। तो चलिए देखते हैं, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से होगा। यह कथन किसका है? पंडित नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, या बाल गंगाधर तिलक का? महात्मा गांधी जी ने कहा था साथियों हमारा देश का संविधान हमारे भारतवासियों की इच्छा से ही बनाया जाएगा। और ये विचार साथियों उन्होंने हरिजन पत्रिका में साल 1922 में छापा था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था? क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, या कि साथियों ए एवं बी दोनों सही है? तो साथियों जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था आप जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हुआ था। 389 इसमें टोटल सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे। और जब आप इन्हें जोड़ेंगे साथियों तो उत्तर मिलेगा 389। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए एग्जाम में छपने वाला आ रहा है। ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब कमाल क्या है भारत में हो रहा है कि आप देखिए ब्रिटिश संसद में ये कमाल हो रहा है। ब्रिटिश संसद में पास किया जा रहा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ध्यान से पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? तो आप देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। 18 जुलाई 1947 को साथियों
भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश की संसद में पास हुआ था। नियम कानून से बनने वाला आपका देश है। ये किसी की आजादी और किसी की तलवारों की ढाल या किसी के जो हाँ सबका सामूहिक योगदान अवश्य है और सबका विरोध है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका सेकेंड वर्ल्ड वार और हमारे भारतीयों की है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को पास किया था। भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। 4 जुलाई 1947 को भारत की आजादी का जो प्रस्ताव है वो ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई को पास हुआ। 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, 18 जुलाई को पास हुआ। उसके बाद साथियों हमें मिलती है संविधान बनाने की अनुमति, फिर हमारे देश में संविधान लागू होता है, फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देखते हैं। याद रखिएगा 18 जुलाई को हमें सैंक्शन मिला था ब्रिटेन की संसद से, ना कि किसी के जो है दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल नहीं। कितने लोग मर गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, और भारत जैसे 50 देश बने थे उस द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में, जहां पर संयुक्त राष्ट्र जैसे एक बड़े संगठन का भी गठन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दासता के एक नया अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि आप जानते हैं बर्मा को अलग कर दिया गया था। और आज भी हमारे भारत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम का संविधान में लगभग 50% से अधिक जो है इसका रूलिंग है, इसके ही नियम लागू किए गए हैं। और बाकी उधार का थैला तो आप जानते हैं भारत के संविधान को कहा जाता है। इस प्रश्न ये साथियों रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न आपको बताते हैं एकदम छपने वाला। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा किस नाम से जाना जाता है? चलिए देख लीजिए, सब आपके दिमाग में है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है साथियों, इसी की घोषणा होती है 1917 में। 20 अगस्त वो तारीख हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है साथियों। भारत के लिए किस अधिनियम के तहत एक उच्चायुक्त के पद का गठन किया गया था? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1961, 1909 या भारत शासन अधिनियम 1935 या कि साथियों भारत शासन अधिनियम 1919। सभी अधिनियम इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 है साथियों, इसके तहत एक उच्चायुक्त के पद का गठन भारत में किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 को साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सिविल सेवकों के लिए साथियों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुआ। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। हमारे देश में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम आता है इसी भारत परिषद अधिनियम 1919 से। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल चुका है साथियों, ऑप्शन डी 1919। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? कई बार एग्जाम में छपा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1935 या 1919। तो आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत साथियों एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। साथियों इसके तहत बंगाल के कलकत्ता में साथियों साल 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश पहले वाले थे जो एग्जाम में आते हैं। चल भाई बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आप उत्तर देख रहे हैं, सीधे ये आंसर लेके अब की बार आ गए हैं। 1956 में हुई थी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा 1956। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा नवीन जिला साथियों खैरागढ़ में किया गया था। और उस समय ये राजनांदगांव हुआ करता था। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज आपके लिए है साथियों, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री साहब होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, या अपर संचालक या राज्यपाल? तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है साथियों कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का मुख्य सलाहकार भी होता है और मुख्य सचिव समस्त लोक सेवकों का मुखिया भी माना जाता है साथियों। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। आप कमेंट में जरूर छाप के बताइएगा। सीजीपीएससी
टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जरूर लाइक करके बताइए, कमेंट भी कीजिए ताकि थोड़ा सा जो है मोटिवेशन हमारी टीम को मिले। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश जसपुर पाट है, आपने देखा। पाट क्या है? पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहते हैं और छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पाट सरगुजा को कहा जाता है साथियों। और साल 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहीं पर बसाया गया था। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा इसका उत्तर क्या है। दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से किन किन राज्यों तक है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। साथियों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे 4 राज्यों में दंडकारण्य रीजन का विस्तार है, आप जानते हैं। दंडकारण्य परियोजना साथियों बस्तर में संचालित है और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपके लिए अगला प्रश्न? लाल पीली मिट्टी जिसे मटासी के नाम से आप जानते हैं, काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं साथियों? किस नाम से जाना जाता है? टिकेरा, परिया, लेटराइजेशन या डोरसा? तो साथियों लाल पीली मिट्टी को नाम याद रखिएगा मटासी, काली मिट्टी को कन्हार और इसके मिश्रण को कहते हैं डोरसा। एग्जाम में छपता है। बस्तर की ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं और जिस पर खेती न की जा रही हो उसे परिया मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है। मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को ही डोरसा मिट्टी कहा जाता है। उत्तर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होने के कारण चिका या क्ले की सर्वाधिक मात्रा किस मिट्टी में होती है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। क्या है इसकी खास बात, इसके बारे में समझते हैं। काली मिट्टी को कन्हार के अतिरिक्त भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है साथियों और इसका निर्माण बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से होता है। इसलिए सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को शामिल किया गया है और इतने फैक्ट आप एक बार ध्यान से और रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में सीधे ये हमारा टाइगर आपको क्लिक करा देगा। देख रहे हैं कैसे कूद रहा है। आपकी गलती थोड़ा सी हुई ना भाई साहब तो सीधे आपके सामने कूदवा देंगे। ध्यान से देख लीजिए। बैरिस्टर छेदीलाल आ चुके हैं साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किसने किया था? बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या रविशंकर शुक्ला? ऑप्शन ए आपका दिख रहा है, बैरिस्टर छेदीलाल। क्या है खास बात बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में? साथियों हालैंड का स्वतंत्रता का इतिहास लिखा है बैरिस्टर छेदीलाल ने। ये एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म और इस प्रश्न का उत्तर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा है। प्रश्न क्या था एक बार फिर से देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन बैरिस्टर मतलब वकील साहब हमारे छेदीलाल भाई जी ने किया था। प्रश्न देखिए भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर द्वारा कब किया गया था? देखिए साल 1910 में किया गया था भूमकाल विद्रोह। क्या है खास बात इसकी, आइए समझते हैं भूमकाल विद्रोह की खास बात। 1910 में बस्तर के नेता गुंडाधुर द्वारा भूमकाल विद्रोह किया गया था। ध्यान से देखिएगा। गुंडाधुर नेता नार के जमींदार थे और ये बिल्कुल पूछा ही जाता है कहाँ के जमींदार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ भूमकाल विद्रोह 1910 के समय बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव थे और भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुंडाधुर द्वारा किया गया था। नेतानार के जमींदार थे और इस समय रुद्र प्रताप देव बस्तर के शासक हुआ करते थे। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज बिल्कुल हूबहू छपेगा साथियों एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं डरे साथियों तो उत्तर बताओ, नहीं तो आपके जो है बिल्कुल सामने कूदवाने वाला हूं मैं। भाई साहब अब की बार उत्तर गलत बताते हैं तो इनके ऊपर कूद जाना, ठीक है? और नहीं देखिए कमेंट बॉक्स में छापते हैं तो ठीक है। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? प्रवीर चंद भंजदेव, अन्नमदेव अजमेर सिंह या प्रफुल्ल कुमारी देवी? चलिए इनके ऊपर पर्दा डालते हैं और आपके सामने उत्तर ले आते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? अन्नमदेव। देख लो ध्यान से देख रहा है। अन्नमदेव है, आपने उत्तर सही दिया है तो बिल्कुल सही। काकतीय वंश का शासन 1324 1961 ईस्वी तक माना जाता है साथियों।
काकतीय वंश की कुलदेवी ही दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर है, जिन्हें अन्नमदेव द्वारा संकिनी डंकिनी के संगम पर ग्राम तराला में स्थापित किया गया था। और आज तो यहाँ की छवि और सुंदरता देखने लायक बनती है। ये वही काकतीय वंश है, आप इसे ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना पड़ेगा साथियों, नहीं तो ये साथियों हमारा शेर आपके सामने कब कूद जाएगा कुछ पता नहीं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा, असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है आपके लिए संविधान के भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक। ये लो भाई साहब, सब कुछ तो पूछे लेकिन यार इसको नहीं पूछना था ना, इसको नहीं पूछना था। ये प्रश्न, ये डेट वाला प्रश्न बहुत परेशान करता है बच्चों को। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ में संविधान को सैंक्शन दिया गया और इसी के 75 वर्ष पूरे होने पर अभी पूरे देश में इसका आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है अंतिम बैठक साथियों 24 जनवरी 1950 को होती है संविधान सभा की अंतिम बैठक। और हम देखते हैं आगे सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न कौन है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के अंतर्गत? क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, या कि साथियों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। सर स्टफर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर इस मिशन के सदस्य हुआ करते थे, इसे भी याद रखिएगा। और आपने साथियों चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। और भारतीय संविधान के परामर्शदाता का नाम आपको बताना है, मतलब संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव को आप जानते हैं, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। बी.आर. अम्बेडकर साहब को आप जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और के.एम. मुंशी, ये साथियों थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी जी। और संविधान सभा के परामर्शदाता तो कौन हो जाते हैं? तो बी.एन. राव जी हो जाते हैं। संविधान सभा के वरिष्ठतम या बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 2 दिवस बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद 11 तारीख को बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? स्टैटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में लगता है और वहीं पे ये कंप्यूटर जी इसका सही उत्तर भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में साथियों आते हैं ताकि आपका हौसला बना रहे और इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकें कि मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको बनवाया किसने था, ये आपको जरूर कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स को भर देना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत आया था? 4 ऑप्शन है साथियों। भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया था, क्योंकि इसके पहले बंगाल में खाली गवर्नर हुआ करते थे और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें एक और नए पद का इसी बंगाल के गवर्नर को साथियों बना दिया गया गवर्नर जनरल। और यहीं पे आया था साथियों भारत में संघीय न्यायालय का कॉन्सेप्ट और यहीं से भारत में न्यायालय की स्थापना की गई थी। योगांश उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। योसांग उत्सव, माफ कीजिएगा थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक, लेकिन योसांग उत्सव साथियों मणिपुर राज्य में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न, पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है? जी हाँ, आप एग्जाम में छपता है और बार बार आप याद करने की कोशिश करते हैं कि पोंगल का संबंध किससे है, लेकिन याद होता नहीं है, भूल जाते हैं बार बार। और तमिलनाडु जब देखते हैं आंसर तो याद आ ही जाता है। चलिए याद नहीं याद आया हो तो हमारा जो कूदता हुआ आदमी है भाई साहब, देख रहे हैं कैसे कूद रहा है, और कहीं कूद गया आपके सामने तो टेस्ट सीरीज छोड़ के आप साथियों भाग जाओगे, है ना। कहीं बाहर कूद गया आपके मोबाइल से तो पहले तो मोबाइल तो वहां से गिर जाएगा भाई साहब, और गिरने न पाए इसलिए बताना, माउंटबेटन योजना जो है, माउंटबेटन योजना आधार बना किसका? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का।
या सत्ता के हस्तांतरण का, या देश के विभाजन का, या साथियों सांप्रदायिक समस्या के समाधान का। तो ये जो माउंटबेटन प्लान था साथियों, ये भारत और पाकिस्तान बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 14 अगस्त की दरमियानी रात को पाकिस्तान की स्थापना करते हैं माउंटबेटन साहब, और 15 अगस्त को दिल्ली में आके झंडा फहरवाते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ में। 9 जून 1947 को बेटन ने अपनी यह योजना प्रस्तुत की थी, और ये माउंटबेटन प्लान में ही 2 डोमिनियन स्टेट बनाने का पहली बार जिक्र किया गया था, और आज जिसे भारत और पाकिस्तान के रूप में आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? आखिरी सत्र तो आपको पता है 24 जनवरी 1949 को हुआ था, लेकिन पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त, 26 नवंबर या 12 अगस्त। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र था साथियों, वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। यह सभा साथियों दिल्ली के पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई थी, और इसी सभा में हमारे संविधान को बनाने की पूरी चर्चा, प्रस्ताव और 389 सदस्य सब मिलकर साथियों एक बेहतरीन संविधान को बनाए, जो आज 75 सालों बाद भी पूरी तरह से आपको ताकत देता है। खजुराहो के मंदिर शैली के शानदार उदाहरण है। कौन सी शैली के? बेसर शैली, नागर शैली, या साथियों पूर्वी शैली, या द्रविड़ शैली? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं ये नागर शैली में बनाए गए हैं, और भगवान श्री राम का मंदिर भी शायद इसी शैली में बनाया गया है। अयोध्या में जो उसका उद्घाटन हुआ, तो नागर शैली में ही भगवान श्री राम का अयोध्या स्थित मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन अधिनायक जय गाया गया था? इसका उत्तर है साल 1911। जी हाँ, साल 1911 में कलकत्ता में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे साथियों BM धार साहब, और इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग। चलिए बताइएगा, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल से मिले थे? ये भी एग्जाम में छपेगा, और इस सीरीज में आप अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए भाई साहब, तो समझ लो कि ये कूद जाएगा आपके सीने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य क्या बनवाली से मिले थे? सुरकोतदा एकमात्र सिंधु स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, चनहूदड़ों में मोहनजोदड़ो की तरह कई बार बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल सिंधु वासियों का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था। चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं साथियों, ये लोथल में मिले हैं। और लोथल साथियों सिंधु घाटी या हड़प्पा कालीन स्थल का ये क्या बंदरगाह हुआ करता था। लोथल से 1800 ईसा पूर्व में चावल की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही एकमात्र स्थल अहमदाबाद के निकट रंगपुर है, जहां से चावल की भूसी मिली। साथियों ये तो वही बात हो गई कि आधा सामान ये कैसे, मतलब चावल को लोथल में फेंके, उसकी भूसी जाके गिरी रंगपुर अहमदाबाद में। साथियों आपको कमेंट में बताना है कि रंगपुर की खोज इसको किसने किया था, और लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब प्रारंभ हुई, ये आप साथियों आंसर में कमेंट में छापने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइएगा, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 25, 15, 22 और 12। ये CGPSC टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा साथियों। आपको बताते हैं, अलवार संतों की संख्या साथियों 12 हो जाती है। 12 अलवार और नयनार क्रमशः साथियों कितने होते हैं? तो वैष्णव या शैव थे। जो अलवार और नयनार ये संत है साथियों, ये वैष्णव थे अलवार, और नयनार जो थे शैव संत थे। इस परंपरा में नयनार संतों की संख्या 63 थी, और अलवार संतों की 12 बताई जाती है साथियों।
सिद्ध इसमें 84 थे और नाथ साथियों संतों की संख्या 9 मानी जाती है। आपके एग्जाम में छपता है आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलवार संतों की संख्या। इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? जी हाँ, एग्जाम में छपता है राजगृह वैशाली कुंडलवन। तो पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था साथियों वो राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन साथियों किया गया था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप हो जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन दसराग युद्ध किस नदी के किनार पर हुआ था? साथियों किनार नहीं है, ये नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा किस नदी के किनारे हुआ था भैया? तो ये हुआ था परुशुड़ी नदी के किनारे ये दसराग युद्ध हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जो हमारे जो है प्राचीन संस्कृति में जो है महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो दोनों की आपस में शत्रुता का ये परिणाम था कि 10 राजा एक तरफ और राजा सुदास अकेले एक तरफ परशुनी नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, और इस 10 राजाओं के झुंड को अकेले ही परास्त करने वाले राजा का नाम है सुदास, जो दसराग युद्ध के विजेता माने जाते हैं। परशुनी नदी के किनारे 10 राजाओं के साथ में राजा सुदास के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें ये लोग भयानक और बुरी तरीके से राजा सुदास इनको हरा देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में छपेगा साथियों, और इस प्रश्न का उत्तर बताकर ही जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके नवीनतम सर्वाधिक दक्षिणी स्थल को किस नाम से जाना जाता है? रोपड़ पंजाब, सुत कांगेडूर पाकिस्तान ईरान सीमा, मांडा उत्तर प्रदेश, या साथियों दायमाबाद महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। और इसका जो सर्वाधिक साथियों जो दक्षिणी स्थल हो जाता है वो दायमाबाद महाराष्ट्र वाला हो जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति साथियों इसकी जो उत्तरी सीमा है ये ऑप्शन ए आप देख रहे हैं रोपड़ पंजाब है, जो दक्षिण में 1100 किलोमीटर दूर भगत राव गुजरात तक स्थित है। आप देखें गुजरात वाली सीमा सबसे दक्षिण में आप देखेंगे गुजरात की सीमा, और उत्तर में आप जाते हैं तो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा रोपड़ पंजाब में स्थित है साथियों, और दक्षिण में 1100 किलोमीटर दूर तक ये जाती है साथियों। और हड़प्पा संस्कृति की जो पश्चिमी सीमा है साथियों ये सुत कांगेडोर, आप इस स्थल का नाम सुने हैं, ये पाकिस्तान ईरान सीमा पर स्थित है, और ये वहां से शुरू होती है पूरब में 1600 किलोमीटर मांडा उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ये हमारी कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी साथियों। और ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी। ये हमारे कूदते हुए नवाब साथियों आपकी तैयारी के लिए आपको जागरूक करने के लिए आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं? सीजीपीएससी का एकदम कंप्लीट टेस्ट आपके सामने आ चुका है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं साथियों? तो चलिए बताते हैं, कालीबंगन। आप जानते हैं कालीबंगन वो स्थान है जहां से यज्ञ वेदी मतलब यज्ञ स्थल मिला है वहां पर, और वो स्थल है साथियों कालीबंगन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? एग्जाम में छपता है सिंधु, सतलज, रावी या घग्गर। साथियों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, लिंक करके रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और मोहनजोदड़ो ये जो खोज है साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसकी साल जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, तो ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ हड़प्पा कालीन एक शहर है। हड़प्पा संस्कृति साथियों रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अगर हड़प्पा पूछा जाएगा रावी नदी के किस किनारे पर है, तो हड़प्पा स्थल जो है साथियों ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की दाहिने किनारे पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे पर बसा हुआ है साथियों? सिंधु नदी के किनारे। इसी नदी की उपस्थिति के कारण सिंधु घाटी सभ्यता इस
कांस्य युगीन सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा नामक शहर कहां पर बसा है? रावी नदी के बाएं किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। कालीबंगन साथियों राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है और घग्गर नदी सैकड़ों साल पहले सूख चुकी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। स्टैटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन धर्मपाल भाई साहब ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों धर्मपाल ने किया था और यह विश्वविद्यालय साथियों बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, अशोक ने, बृहद्रथ ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? चोल वंश के स्थापना करने वाले विजयालय हो जाते हैं साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में छपेगा। चोल वंश की नींव इन्होंने रखी थी। इन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था? बैल के बारे में पता था? हाथी के बारे में पता था क्या? घोड़ा के बारे में पता था या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है साथियों जो सिंधु घाटी की सभ्यता को लोगों को नहीं पता था? तो इसमें इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रंगपुर नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई? एमएस वत्स और रंगनाथ राव, रविंद्र सिंह बिष्ट या जगपति जोशी, एनजी मजूमदार या अर्नेस्ट मैके या कि प्रोफेसर सूरज भानु एवं बीडी शर्मा? साथियों एमएस वत्स और रंगनाथ राव के द्वारा रंगपुर नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई थी। रंगनाथ राव के नाम से आप याद रख सकते हैं कि एमएस वत्स और रंगनाथ राव ने साथियों ये जो रंगपुर नामक स्थल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ये मादर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन शहरों में रंगपुर की खोज साल 1931 में हुई थी, याद रखिएगा। भगत सिंह जी इस समय अपने पराक्रम को दिखाकर इस दुनिया से जाने की तैयारी कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा धौलावीरा नामक हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल की खोज की गई? एक नाम में याद रखिएगा, बी एवं सी दोनों, मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट और जगपति जोशी ने मिलकर धौलावीरा नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज साल 1990-91 में जब हम लोग पैदा हुए थे तब उन्होंने किया था। याद रखिए गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह नवीनतम उत्खनित शहर धौलावीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी? बीबी लाल, एसआर राव, राखलदास बनर्जी या जगपति जोशी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाता है जगपति जोशी। सुरकोटड़ा साथियों गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसके खोजकर्ता जगपति जोशी हो जाते हैं जिन्होंने साल 1972 में इसकी खोज किया था। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो रहा है साथियों और इस पूरे सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपको बताना है कि पूरा सेशन कैसा लगा। और इस सीरीज में हम साथियों इसमें आगे जो स्टार्ट करेंगे इसमें पार्ट 2 लेकर आएंगे और ये सीरीज अब कंटिन्यू आपके लिए चलेगी। तो बहुत सारे प्रश्नों का बिल्कुल जखीरा हमारे चैनल पे आपके लिए ये सब कुछ प्रश्न आए हैं इस पूरे सेशन में है, लेकिन सीरीज बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए इन प्रश्नों का साथियों अवलोकन और इसके बारे में चर्चा हम इसके आगे वाले सेशन में करेंगे। प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो प्रश्नों की सीरीज थोड़ा देखते हैं, बहुत लंबा हो रहा है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो चलिए यहां तक, इसके बाद पार्ट 2 हम शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन यहां पर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं ये वाले प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर जहां से आपको पीडीएफ मिल गया था तो पीडीएफ तक हम पहले पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपका रखा हुआ है पीडीएफ, ठीक है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, चलिए बताते हैं। और
महात्मा गांधी जी कहाँ हो भाई। बहुत बेहतरीन सीरीज है साथियों, और ये आप यहां तक देखिए। इसके बाद इस क्वेश्चन से पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको भी बता देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और यहीं से हम प्रारंभ करेंगे इस सीरीज में। सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज 2 जरूर देखिएगा। सीजी सब इंस्पेक्टर और छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप 9407910931 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो स्मार्ट एचडी क्लासेस और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी के हजार क्वेश्चन आप डेली देखें, करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। पूरा सेशन कैसा रहा, ये जो टेस्ट का कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।